Hi, it's a pleasant good morning to all of you guys. Guys, I welcome you all in my Ton Biology Classes Garage. आप सभी के बेहद प्यार और मोहब्बत की वजह से आज मैं आप सभी के समकक्ष दोबारा उपस्थित हुआ हूँ सेल डायरीज के कुछ हिस्सों के साथ। गाइस, आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत अपने शब्दों के जरिए हमें दिया, उससे हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलूं, क्योंकि आज इस आधुनिकता और कंपटीशंस के ज़माने में आज भी आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, ये सच में आपकी एक बड़प्पन है। गाइस, हमने कई सारे लेक्चर्स के जरिए आपको बायोलॉजी के और भी अत्यधिक करीब ले जाने की हर संभव प्रयास करता आया हूँ, और आज भी मैं आप लोग के समकक्ष अपने कुछ कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको सेल डायरीज के कुछ हिस्सों के बारे में बताया था। गाइस, आज का जो लेक्चर्स का मेन कंटेंट है हमारा साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन का है। पिछले लेक्चर्स में हमने साइटोप्लाज्म के मटेरियल्स के बारे में जिक्र किया था। गाइस, हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो प्रकार के मटेरियल्स कंटेन करता है। पहला, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। गाइस, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के बारे में हमने आपको बताया कि ये साइटोप्लाज्म का नॉन लिविंग पार्ट है और इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रास होते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे मटेरियल्स का नाम था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। गाइस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म का स्पेशलाइज्ड पार्ट माना जाता है। स्पेशलाइज्ड पार्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी आउट करता है। गाइस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब है ये सेल के अंग हैं, ये सेल के वो छोटे ऑर्गन्स हैं जिनके कॉपरेशन से सेल अलाइव रहता है और सेल अपने अंदर कई सारे केमिकल प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाता है। गाइस, अगर इनकी प्रेजेंटेशन नहीं हो, अगर ये एग्जिस्ट ना करे सेल में, तो सेल लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा और साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और बेसिकली आप तो जानते ही हो ना कि साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होना कितना आवश्यक है। अगर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा तो बेसिकली कोई भी सेल लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं करेगा। सो इन सभी ऑर्गेनेल्स का जो प्रेजेंस है साइटोप्लाज्म में वो बहुत ही एसेंशियल है। तो गाइस, उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के जो हमने डिवीजन किए तो वो हमने इस तरीके से किया था। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है वो दो प्रकार के पार्ट कंटेन करते हैं, या यूं कहे तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के दो भाग हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और दूसरे को नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के भाग में हमने बांटा था। पहला मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में देखेंगे तो इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम थे जो मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं। गाइस, मेम्ब्रेन कहने का मतलब है ये वो सभी ऑर्गेनेल्स होंगे, ये वो सभी छोटे अंग होंगे जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है सो कॉल्ड, इसको हम लोग मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनेल्स है उनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, मिटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत आने वाले का नाम है साइटोप्लाज्मिक, जो कंटेन करता है दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें आते हैं सेंट्रोसोम, उसके बाद आते हैं प्लाज्मोसिन। प्लाज्मोसिन गाइस, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स को आपने सही तरीके से देखा तो हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म में कई सारे धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मोसिन की वजह से होता है। प्लाज्मोसिन फाइब्रिल्स, फिलामेंट, एंटीबल्स कंटेन करता है गाइस। इन सभी को वन बाय वन हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है गाइस हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। तो गाइस, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसके संदर्भ में हम किस तरीके से पॉइंट को कलेक्ट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम केयरफुली सुनते हैं, केयरफुली समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम समराइज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके संदर्भ में बहुत सारे नॉलेज है जिन्हें छोटे से लेक्चर्स के जरिए ही समझा पाना इम्पॉसिबल है गाइस। तो फिर भी हम अपने क्लास के अकॉर्डिंगली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ कंटेंट को आइसोलेट करेंगे अपने एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझते हैं। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? गाइस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप माइक्रोस्कोप, बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अन्य ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर्स में ये भी एक ग्रैन्युल्स है। गाइस, इसको नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कहा जाता है।
पहला जो पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क फाइबर्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नेटवर्क फाइबर्स। गाइस इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा नेटवर्क फाइबर्स कहा जाता है। क्यों इसको नेटवर्क फाइबर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है नेट फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एक जाल बनाता है। अगर आपने मकड़े के जाल को देखा होगा, ठीक उसी प्रकार की आकृति जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फॉर्म करता है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो नेटवर्क फाइबर्स कहा गया। गाइस नेटवर्क फाइबर्स जो है वो नेटवर्क कैनल्स कंटेन करता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स। इट्स आवर सेकेंड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। पहला पॉइंट था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अन्य ग्रैन्युल्स के मुकाबले ये भी एक छोटा ग्रैन्युल्स है और इसको हम लोग नेटवर्क फाइबर्स कहते हैं। इस नेटवर्क फाइबर्स के पास नेटवर्क ऑफ कैनल्स होता है। कैनल्स कहने का मतलब है कि एक होलो पैसेज जिससे कुछ पास हो सके, जिससे कुछ ट्रांसपोर्ट हो सके। तो गाइस ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास नेटवर्क ऑफ कैनल्स होता है, या यूं कहें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क ऑफ कैनल्स से फॉर्म्ड होता है। गाइस इसके कैनल्स के इनसाइड जो होता है मेम्ब्रेन होते हैं जो फोल्डेड होते हैं। इन्हीं फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम लोग सिस्टर्न्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सिस्टर्न क्या है। तो नेटवर्क ऑफ कैनल्स के इनसाइड जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उन्हीं फोल्डेड मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम सिस्टर्न्स कहते हैं। तो इज इट क्लियर, हम इसको क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ कैनल्स के अंदर जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है उन्हीं फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्न्स कहते हैं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है। गाइस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली रिलेटेड होता है सेक्रेशन से। गाइस ये हार्मोन और एस्ट्रॉइड का सेक्रेशन करता है, साथ ही साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट करता है। नेक्स्ट अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, क्या हमने कलेक्ट किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो संबंध रखता है सेक्रेशन से। मतलब ये जो है हार्मोन सेक्रेट करता है, एस्ट्रॉइड सेक्रेट करता है। उसके बाद ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का। उसके बाद ये सैचुरेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली गाइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने का मतलब है कि ये एक एसिडिक कंटेंट है जो तब इसका यूटिलाइज की जाती है जब सेल में किसी प्रकार का कोई इन्वेंटर्स दाखिल हो जाता है, तो सेल प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को इस प्रकार के सेक्रेशन को रिलीज करता है। तो बेसिकली आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ हिस्सा फाइटिंग मैकेनिज्म भी अपनाती है। अगर नहीं अपनाती तो बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट नहीं करती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का सेक्रेशन करना, स्टेरॉइड का सिंथेसाइज करना, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन का सिंथेसिस करना। गाइस प्रोटीन सिंथेसिस इसीलिए नेसेसरी क्योंकि सेल के अंदर हर एक बार कई सारे चीज टूटते फूटते रहते हैं, तो उनका निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है ताकि नए ऑर्गेनेल्स या नए कंपोनेंट्स का निर्माण किया जा सके। गाइस अगर हम इसके नेक्स्ट हिस्से के बारे में बात करें कि इसके काइंड्स होते हैं, यस बेसिकली इसके दो काइंड्स होते हैं। स्वाभाविक तरीके इनकी सतह जो होती है, इनकी जो सरफेस होती है, इनकी सरफेस के आधार पे इनके दो काइंड्स होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम डिवाइड करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा जो दूसरा है सब काइंड्स उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस इसको हम लोग रफ और सॉफ्ट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो लैस होती है राइबोसोम से। मतलब अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस अगर लैस होगा राइबोसोम से, मतलब ये राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक ग्रैन्युल्स है, एक दाने नुमा आकार का होता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सतह अगर इन दानेदार चीजों से लैस होगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उन हिस्सों को गाइस हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कभी कभी ये नाम भी सजेस्ट कर जाती है रफ, कहने का मतलब जो सरफेस होगा वो इरेगुलर होगा, उसको क्या कहते हैं ना, उसको रूखास होगा, ठीक है, खुरदरा जिसको बोलते हैं। तो इनका सरफेस क्या है, काफी रफ है, इसीलिए इनका नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप ये भी समझ गए कि इनके सरफेस रफ क्यों है, क्योंकि इनके सरफेस जो है वो लैस होते हैं ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। गाइस अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हो तो ये कॉमन टिपिकल एनिमल सेल है या कॉमन सेल है एनिमल का, ठीक है, या टिपिकल एनिमल सेल है।
जिसमें आप न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो कनेक्ट किया है, इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं गाइस। क्योंकि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रीथ भी कहते हैं। बेसिकली दो प्लेस को कनेक्ट करने के लिए ब्रीथ का इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए हम इसको एक अलग पॉइंट भी कह सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स अ ब्रीथ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वाभाविक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स की होती है, वो बेसिकली ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको केयर आउट करता है। तो आप इस दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे आप ये ग्रीन कलर का डॉट देख रहे हैं गाइस। ये ग्रीन कलर का जो डॉट है, इन्हें हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं गाइस। राइबोसोम्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, राइबोसोम जो है ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका जो संबंध है वो प्रोटीन निर्माण से है, ये प्रोटीन बनाता है। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पॉइंट पे राइबोसोम अटैच्ड होगा, उस साइटो पॉइंट पे ये प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है। तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से आप ये कह सकते हो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है प्रोटीन सिंथेसिस से। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज पर द नेम सजेस्ट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so it is much more clear that the surface of endoplasmic reticulum does not contain any granules like structures called the ribosome। मतलब ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसी प्रकार का कोई ग्रेना कंटेन नहीं करता, कोई ग्रैनुल्स कंटेन नहीं करता, इसीलिए इसके जो नेम है इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है गाइस। सो अब अगर हम आपसे ये सवाल करें कि क्या इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अगर राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो क्या ये फंक्शनल नहीं होगा? नहीं, ये फंक्शनल होगा गाइस, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का एक अपना इंडिपेंडेंट फंक्शंस होता है। इनके सरफेस पे राइबोसोम ना अटैच होना ये भी एक प्रोग्राम्ड है, क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता तो सेल के अंदर कुछ सेल डायवेरीज होते हैं या मेटाबॉलिक जो बेस जनरेट होते हैं, इनके सतह पे चिपक जाते हैं। और या आप यूं कह ले तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में दाखिल होने वाले हर एक इन्वेंटर्स को या टॉक्सिन्स को या मेडिसिन को अपनी सतह पे अटैच कर लेती है और विषैले पदार्थ को सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर देती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को किस तरीके से कोऑपरेट करता है। गाइस, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन फंक्शंस के अलावा भी एक फंक्शन है, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करने में भी मदद करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइसोसोम, ठीक है गाइस, ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। सो ये कुछ बेसिक कंटेंट्स थे हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिन्हें आपको पॉइंट करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में, सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा गोल्जी एपरेटस पे होगा। सो आज इस लेक्चर्स में आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्सों को आपने देखा, इन्हें यूटिलाइज कीजिए, इन्हें समझिए, और अगेन वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स का। और वो लेक्चर टोटली बेस्ड होगा हमारा गोल्जी एपरेटस पे। गाइस, गोल्जी एपरेटस और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है एक खास फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है सेल को, ठीक है। सो बेसिकली यू शुड मस्ट वेट माय नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज बेस्ड ऑन द गोल्जी एपरेटस। गाइस, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बिग बंच ऑफ थैंक्स। एंड मैं आपको बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अपनी प्यार और अपनी मोहब्बत आज इस कंपटीशन और आधुनिकता में जो आप हमें दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Thank you and have a pleasant thanks and pleasant good morning to all of you again and again Jai Hind.